कल्पना कीजिए एक ऐसी किताब जिसे लिखने में भारत के सबसे कुशाग्र और बुद्धिमान लोगों को लगभग 3 साल का समय लगा। एक ऐसी किताब जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव बनने वाली थी। बिल्कुल। लेकिन ये कितनी हैरानी की बात है ना कि वो किताब लागू होने के महज 15 महीनों के भीतर ही 15 महीने? हाँ, 15 महीनों के भीतर ही पुरानी पड़ने लगी और उसमें पहला बड़ा बदलाव करना पड़ा। बिल्कुल। तो पॉइंट टू लर्न चैनल पर आज की इस खास गहन चर्चा यानी हमारे आज के इस डीप डाइव में हम भारत के संविधान की इसी हैरान कर देने वाली यात्रा को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारत का संविधान और उसके प्रमुख संशोधन। और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये डीप डाइव एक तरह से मास्टर क्लास होने वाली है। एकदम सही कहा आपने। और ये जो 15 महीने वाली बात आपने कही ना, यही तो इस पूरी चर्चा का सबसे रोमांचक हिस्सा है ना? बिल्कुल। ये कि ये एक जीवंत दस्तावेज है, या जिसे लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। एग्जैक्टली, लिविंग डॉक्यूमेंट। मतलब ये समय के साथ सांस लेता है, बढ़ता है और देश की नई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक यात्रा की गहराई में उतरते हैं। और देखिए, किसी भी गाड़ी की यात्रा को समझने से पहले उसके इंजन के काम करने का तरीका समझना बहुत जरूरी होता है ना? बिल्कुल, इंजन तो सबसे मेन है। हाँ, तो हमारी स्लाइड्स के अनुसार भारतीय संविधान का जो इंजन है, जो इसे आगे बढ़ाता है और इसमें बदलाव लाता है, वो है अनुच्छेद 368। ये एकदम सटीक शुरुआत है। अनुच्छेद 368 को संविधान निर्माताओं ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित होकर अपनाया था। अच्छा, साउथ अफ्रीका से? हाँ, यही वो शक्ति का केंद्र है जो संसद को संविधान में संशोधन करने मतलब बदलाव करने का अधिकार देता है। लेकिन ये संशोधन कोई ऐसा नहीं है कि बस एक झटके में हो गया। इसके लिए 3 अलग-अलग स्तर, ये कह लीजिए गियर बनाए गए हैं। ओके। पहला है साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत और तीसरा है विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं की सहमति। इसे समझने के लिए मैं हमेशा एक घर के रेनोवेशन की उपमा का इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए कि किसी को अपने घर के कमरों की दीवारों का रंग बदलना है, तो वो साधारण बहुमत है। मतलब घर के कुछ लोगों ने तय किया और रंग बदल दिया, जैसे अनुच्छेद 3 के तहत किसी नए राज्य का निर्माण करना या उसका नाम बदलना। बिल्कुल सही। लेकिन अगर घर की किसी अहम दीवार को तोड़कर नई बनानी है, तो वो विशेष बहुमत है, जहां उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 समर्थन चाहिए होता है। और इसका इस्तेमाल मौलिक अधिकारों या नीति निर्देशक तत्वों में बदलाव के लिए होता है। राइट। और अंत में अगर घर के मुख्य पिलर या नींव को ही खिसकाना है, तब तो भाई पूरे परिवार के साथ साथ बाहर रहने वाले रिश्तेदारों को भी बुलाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, सबकी सहमति लेनी पड़ेगी। और यही है राज्यों की सहमति वाला तीसरा स्तर। ये रेनोवेशन वाली उपमा ना इस पूरी तकनीकी प्रक्रिया को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है। हाँ, इससे याद रखना आसान हो जाता है। बिल्कुल। मतलब जब बात भारत के संघीय ढांचे की हो, जहां केंद्र और राज्यों के संबंधों पर सीधा असर पड़ रहा हो, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया या खुद इस इंजन यानी अनुच्छेद 368 में ही कोई बदलाव करना हो, तब राज्यों की सहमति अनिवार्य हो जाती है। एकदम सही। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बड़ा सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर संसद के पास यह अनुच्छेद 368 नाम का इतना शक्तिशाली इंजन है, तो क्या वो पूरे के पूरे घर को ही गिराकर एक नया घर नहीं बना सकती? ये बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब क्या संसद पूरे संविधान को ही पलट सकती है? इसी सवाल पर भारत के इतिहास की सबसे बड़ी कानूनी जंग लड़ी गई थी। अच्छा। संसद को लगा कि उसके पास ये असीमित शक्ति है, लेकिन न्यायपालिका ने इस इंजन पर एक बहुत ही शानदार और मजबूत ब्रेक सिस्टम लगा दिया। ओके। और वो ब्रेक सिस्टम है मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत। ओहो, बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी को 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारतीवाद के बारे में पता होना ही चाहिए। ये वही मामला है ना जहाँ एक मठ के प्रमुख ने सरकार को चुनौती दी थी? बिल्कुल। केरल के एक संत थे केशवानंद भारती। जब उनकी संपत्ति को भूमि सुधार कानूनों के तहत सरकार ने लिया, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मुकदमा था। इसके लिए 13 जजों की एक विशेष बेंच बैठी थी। 13 जज? हाँ, लगातार 68 दिनों तक बहस चली। बाप रे। और अंत में 7-6 के बेहद करीबी और रोमांचक बहुमत से फैसला आया। क्या बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 का उपयोग करके संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती है,
यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी। अच्छा। लेकिन वो संविधान की आत्मा या उसकी नींव को नष्ट नहीं कर सकती। मतलब घर का पिलर नहीं गिरा सकती। बिल्कुल। लोकतंत्र हो गया, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा, ये सब उस घर के मुख्य पिलर हैं जिन्हें संसद कभी नहीं गिरा सकती। ये तो मतलब किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल है। अब इस इंजन और ब्रेक की सिस्टम को समझने के बाद आजादी के तुरंत बाद की बात करते हैं। हाँ, चलिए। संविधान लागू होने के बाद उसकी पहली टेस्ट ड्राइव कैसी रही? 1951 से 1975 के बीच जो शुरुआती सुधार हुए, वे राष्ट्र निर्माण की दिशा तय कर रहे थे ना। और यहीं पर आपकी वो 15 महीने वाली बात वापस आती है। हाँ, 1951 का पहला संशोधन। बिल्कुल। 1951 में ही पहला संविधान संशोधन करना पड़ा और इसका मुख्य कारण था भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा। हाँ, उस समय भारत में जमींदारी प्रथा एक भयंकर समस्या थी। चंद जमींदारों के पास हजारों एकड़ जमीन थी, जबकि लाखों किसान पूरी तरह से भूमिहीन थे। तो जब राज्य सरकारों ने जमीन लेकर गरीबों में बांटने के लिए कानून बनाए ना, तो जमींदार संपत्ति के मौलिक अधिकार का हवाला देकर सीधे अदालतों में पहुंच गए। राइट। और अदालतों ने मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए उन कानूनों पर रोक लगा दी। लेकिन एक मिनट, ये तो बड़ा अजीब विरोधाभास है। जिन संविधान निर्माताओं ने लगभग 3 साल लगाकर मौलिक अधिकार लिखे, उन्होंने ही 15 महीने बाद पहले संशोधन के जरिए एक नई 9वीं अनुसूची बना दी। हाँ, ताकि इन कानूनों को न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सके। ये विरोधाभास ही उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक मजबूरी थी। देखिए, 9वीं अनुसूची वास्तव में संविधान के भीतर एक तिजोरी या कह लें वॉल्ट की तरह काम करती थी। एक तिजोरी की तरह। हाँ, सरकार ने एक तंत्र बनाया कि अगर किसी कानून को इस 9वीं अनुसूची रूपी तिजोरी में बंद कर दिया जाए, तो कोई भी अदालत उसकी समीक्षा नहीं कर पाएगी। ओह, आई सी। ऐतिहासिक सामाजिक अन्याय को खत्म करने के लिए और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ये उस समय की एक बहुत बड़ी जरूरत थी। इसके साथ ही पहले संशोधन में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अनुच्छेद 15(4) के तहत विशेष प्रावधान भी किए गए। ये तिजोरी वाली बात बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि ये सिस्टम कैसे काम करता था। बिल्कुल। और इसके बाद आता है 1956 का 7वां संशोधन। हाँ, इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे भारत के नक्शे को इरेजर से मिटाकर फिर से खींचा गया हो। एग्जैक्टली, ऐसा ही हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी। आजादी के बाद राज्यों को जो अजीबोगरीब ABCD वर्गों में बांटा गया था ना, उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। राइट। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ और 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। 14 नए राज्य। हाँ, ये भारत की विविधता को एक तार्किक ढांचा देने का सबसे बड़ा कदम था। और इसके बाद तो भारत का भौगोलिक विस्तार बहुत तेजी से होने लगा है ना। बिल्कुल। 10वें संशोधन से दादरा और नगर हवेली पुर्तगालियों से मुक्त होकर भारत में मिले। फिर 12वें संशोधन से गोवा और दमन दीव शामिल हुए। 14वें संशोधन से फ्रांसीसी क्षेत्र पुडुचेरी भारत का हिस्सा बना। और इसी भौगोलिक विस्तार की कड़ी में 36वां संशोधन जो 1975 में हुआ का, वो एक मील का पत्थर है। सिक्किम वाला। हाँ, इसी के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे भारतीय संविधान ने नए क्षेत्रों को बिना किसी भेदभाव के भारतीय संघ में समाहित किया। ये तो बहुत ही शानदार सफर रहा। लेकिन अब इस भौगोलिक विस्तार और शुरुआती उत्साह के बाद कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हाँ, आपातकाल का दौर। हमारी अगली स्लाइड उसी दौर के बारे में है जहां सत्ता, शक्तियों और न्यायपालिका के बीच एक भयंकर रस्साकशी हुई थी। बिल्कुल। हम बात करें 1976 से 1978 के उस उथल-पुथल वाले दौर की, जहां 42nd संशोधन और 44th संशोधन बिल्कुल आमने सामने खड़े दिखते हैं। ये इमरजेंसी का दौर था और शक्तियों का ये टकराव इतना तीव्र था कि 1976 में जो 42nd संशोधन लाया गया ना, उसे अक्सर लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, क्योंकि इस एक संशोधन ने संविधान के लगभग हर महत्वपूर्ण हिस्से को छू लिया था। और इसी संशोधन में प्रस्तावना के भीतर 3 नए शब्द भी तो जोड़े गए थे। बिल्कुल। समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर और अखंडता यानी इंटीग्रिटी। एकदम सही। और इसके अलावा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग IVA में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए।
और इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि नागरिकों को सिर्फ अपने अधिकारों की मांग ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक वैचारिक सवाल उठता है। हाँ, बताइए। अगर हम उस समय के राजनीतिक माहौल को देखें, तो क्या मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का असली मकसद सिर्फ नागरिकों को जिम्मेदार बनाना था, या फिर उस आपातकाल के दौर में राज्य की बढ़ती हुई असीमित शक्ति को वैचारिक रूप से सही ठहराने का एक तरीका था? देखिए, इस पर विद्वानों की अलग अलग राय है। अच्छा। कुछ इसे नागरिकों के लिए एक जरूरी नैतिक दिशा निर्देश मानते हैं, जबकि जो आलोचक हैं उनका कहना है कि अधिकारों को कमजोर करने और राज्य की सत्ता को सर्वोपरि दिखाने के लिए ही कर्तव्यों पर जोर दिया गया था। ये भी एक नजरिया है। क्योंकि दरअसल 42वें संशोधन का जो सबसे विवादित पहलू था ना, वो शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण ही था। पावर सेंट्रलाइज हो रही थी। बिल्कुल। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। बाप रे। न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति थी, उसे लगभग पंगु बना दिया गया। अच्छा। और शिक्षा, वन, नापतोल जैसे 5 बेहद अहम विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, ताकि केंद्र सरकार उन पर कानून बना सके। मतलब अगर इसे एक पेंडुलम की तरह देखा जाए, तो 42वें संशोधन ने शक्तियों के पेंडुलम को पूरी तरह से एक तरफ यानी केंद्र सरकार के पक्ष में झुका दिया था। एकदम सही उपमा है। लेकिन फिर एक स्वस्थ लोकतंत्र अपनी स्वाभाविक शक्ति से उसे वापस संतुलन में ले आता है ना? बिल्कुल लाता है। और वो संतुलन वापस लाने का काम किया 1978 के 44वें संशोधन ने। ओके। जब नई सरकार आई तो उसने 42वें संशोधन की कई ज्यादतियों को पलट दिया। जैसे कार्यकाल को वापस 5 साल करना। हाँ। लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल फिर से 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियां पूरी तरह से वापस बहाल कर दी गई। और आपातकाल लगाने के प्रावधानों में भी तो इस संशोधन ने बहुत बड़े बदलाव किए थे ना, ताकि भविष्य में सत्ता का दुरुपयोग न हो सके। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। देखिए, संविधान में पहले आपातकाल का एक आधार लिखा हुआ था, आंतरिक अशांति या इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये शब्द बहुत ही अस्पष्ट था और इसका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता था। तो 44वें संशोधन ने क्या किया कि इस शब्द को हटाकर इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन शब्द डाल दिया। अच्छा, मतलब अब सिर्फ विरोध प्रदर्शनों या राजनीतिक अशांति के नाम पर आपातकाल नहीं लग सकता था? बिल्कुल नहीं। और साथ ही ये शर्त भी जोड़ दी गई कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी करेंगे जब पूरी कैबिनेट उन्हें लिखित रूप में ऐसा करने की सलाह देगी। ये तो बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस हो गया। हाँ, और एक और ऐतिहासिक बदलाव हुआ था 44वें संशोधन में। कौन सा? संपत्ति के अधिकार का हटना। इसे मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर अनुच्छेद 308 के तहत महज एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना जरूरी है। बताइए। जब संपत्ति एक मौलिक अधिकार थी ना, तो सरकार कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सड़क या बांध नहीं बना पाती थी, क्योंकि लोग जमीन नहीं देते होंगे। एग्जैक्टली। कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन देने से मना कर देता था और सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाता था। तो इसे मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बनाने का मतलब ये हुआ कि अब संपत्ति का अधिकार पवित्र या अलंघनीय नहीं रहा। समझ गए। सरकार जनहित के लिए कानून बनाकर जमीन का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी की संपत्ति छीनी नहीं जाएगी। तो इस भारी भरकम संवैधानिक उठापटक और शक्तियों के संतुलन के बाद 1980 और 90 के दशक में संविधान का फोकस पूरी तरह से राजनीति के शुद्धिकरण और सत्ता को जमीनी स्तर तक ले जाने पर केंद्रित हो गया। ये भारत के लोकतांत्रिक विकास का बहुत ही परिपक्व दौर था और 1985 का 52वां संशोधन इसका पहला बड़ा उदाहरण है। इसे ही दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल। यह वही मशहूर आया राम गया राम वाली राजनीति को रोकने के लिए था, जहां कुछ विधायक सत्ता के लालच में एक ही दिन में 3-3 बार अपनी पार्टियां बदल लेते थे। एकदम सही। हरियाणा के एक विधायक के नाम पर यह मुहावरा बना था। उस भयानक राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए ही संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ओके। इस अनुसूची ने एक सिस्टम बनाया कि अगर कोई निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी पार्टी के निर्देश के खिलाफ वोट करता है या चुनाव जीतने के बाद अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ता है, तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है।
राजनीति को स्थिर करने के बाद अगला बड़ा बदलाव युवाओं से जुड़ा था। 1989 का 61वां संशोधन। इसमें अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसने तो भारतीय लोकतंत्र की पूरी तस्वीर ही बदल दी थी। बिल्कुल। करोड़ों युवा मतदाता रातों रात राजनीतिक प्रक्रिया का सीधा हिस्सा बन गए। और राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्रों में युवाओं के मुद्दों को प्राथमिकता देनी ही पड़ी। लेकिन अगर हम शक्ति के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो असली मास्टर स्ट्रोक 1992 के 73rd और 74th संशोधन थे। इसमें कोई शक नहीं है। अगर इसके प्रभाव को समझना हो तो ये कहा जा सकता है कि इन संशोधनों ने दिल्ली के विशाल मंत्रालयों में बैठी सत्ता को निकालकर सीधे गांव की चौपाल और शहर के मोहल्ले तक पहुंचा दिया। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। 73वें संशोधन ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को एक मजबूत संवैधानिक दर्जा दिया। संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के विकास कार्यों के लिए 29 विषय रखे गए। 29 विषय? हाँ, और एक त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली यानी ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर का गठन अनिवार्य कर दिया गया। और 74वें संशोधन ने भी तो यही काम शहरों के लिए किया। बिल्कुल। 74वें संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम और नगर पालिकाओं के लिए भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें 18 विषय शामिल हैं। इन दोनों संशोधनों का जो सबसे क्रांतिकारी हिस्सा मुझे लगता है वो है महिलाओं के लिए आरक्षण। हाँ, वो तो गेम चेंजर था। ग्राम प्रधान से लेकर मेयर तक के चुनावों में महिलाओं के लिए कम से कम 33% सीटें अनिवार्य रूप से आरक्षित कर दी गईं। इतने बड़े स्तर पर जमीनी राजनीति में महिलाओं की एंट्री दुनिया के किसी भी लोकतंत्र के लिए अकल्पनीय थी। बिल्कुल। जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण की ये एक ऐसी नींव थी जिसने भविष्य के बड़े बदलावों के लिए रास्ता तैयार किया। सही बात है। अब अगर हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ें और 21वीं सदी के शुरुआती दशकों पर नजर डालें तो 2002 से 2018 के बीच के जो संशोधन हैं वो नागरिक अधिकारों, सहकारिता और आधुनिक आर्थिक व्यवस्था पर केंद्रित नजर आते हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है 2002 के 86वें संशोधन का, जिसने प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। यहाँ मैं सोच रही थी कि शिक्षा जैसे बुनियादी अधिकार को मौलिक अधिकार बनने में आजादी के बाद 50 साल से ज्यादा क्यों लग गए? देखिए, इसका सीधा संबंध देश की आर्थिक क्षमता से था। अच्छा। शुरुआत में इसे नीति निदेशक तत्वों में रखा गया था, क्योंकि तब राज्य के पास हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा देने के संसाधन नहीं थे। राइट, पैसे की कमी थी। हाँ, लेकिन 2002 तक आते आते अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और इसे लागू किया गया। इसी के साथ माता पिता के लिए 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसके बाद 2011 में 97वां संशोधन आया, जिसने सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव्स बनाने को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया। अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत, है ना? बिल्कुल। और एक नया भाग 9B भी जोड़ा गया। 21वीं सदी के इन संशोधनों को देखकर लगता है कि भारत अब खुद को एक आधुनिक वैश्विक शक्ति के रूप में व्यवस्थित कर रहा था। हाँ, जैसे हमारी स्लाइड में 2015 का 100वां संशोधन दिया है। इसके जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता या LBA लागू हुआ। दशकों से चले आ रहे सीमा विवाद को एन्क्लेव के शांतिपूर्ण आदान प्रदान से सुलझा लिया गया। और ये एन्क्लेव वास्तव में किसी देश का वह हिस्सा होता है जो पूरी तरह से दूसरे देश की सीमा के भीतर घिरा होता है। तो वहाँ प्रशासन चलाना तो बहुत मुश्किल होता होगा। असंभव होता है। इस संशोधन ने उन क्षेत्रों में रहने वाले हजारों लोगों के जीवन की अनिश्चितता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और अगर आधुनिक भारत की बात करें ना, तो सबसे बड़ा आर्थिक बदलाव आया 2016 के 101वें संशोधन से, यानी GST वस्तु एवं सेवा कर का लागू होना। एक राष्ट्र एक कर का विजन। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरी एक वैचारिक उलझन है। टैक्स से जुड़े कानून तो संसद हर साल बजट में पास करती है। हाँ, करती है। तो फिर GST लागू करने के लिए पूरे संविधान में संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बहुत ही शानदार सवाल है और इसका उत्तर भारत के संघीय ढांचे के सिस्टम में छिपा है। वो कैसे? देखिए, GST से पहले केंद्र सरकार वस्तुओं के उत्पादन पर टैक्स लगाती थी और राज्य सरकारें वस्तु की बिक्री पर। दोनों के अधिकार क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग थे। लेकिन GST एक ऐसा टैक्स था जो उत्पादन से लेके बिक्री तक एक ही साथ लगना था। राइट। इसका मतलब था कि केंद्र और राज्य दोनों को एक ही लेन देन पर एक साथ टैक्स लगाने की शक्ति देनी थी।
ऐसा संविधान में पहले कभी नहीं हुआ था। ओ, इसीलिए संविधान बदलना पड़ा। एग्जैक्टली इसीलिए संविधान में नए अनुच्छेद जैसे 246A, 269A और 279A जोड़ने पड़े ताकि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों का एक नया संतुलन बन सके। ये सहकारी संघवाद या कह लें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके बाद 2018 में 1021 संशोधन आता है, जिसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग या NCBC को अनुच्छेद 338B के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, ताकि वो पिछड़े वर्गों की शिकायतों और अधिकारों की रक्षा ज्यादा ताकत के साथ कर सके। और यही सामाजिक न्याय की धारा हमें हमारी यात्रा के सबसे नवीनतम और सबसे चर्चित पड़ाव पर ले आती है, 2019 से 2023 का समय। बिल्कुल, ये संशोधन इस बात का प्रमाण है कि संविधान उन वर्गों तक पहुंच रहा है जो लंबे समय से प्रतिनिधित्व का इंतजार कर रहे थे। शुरुआत होती है 2019 के 130वें संशोधन से, जिसने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण का प्रावधान किया। और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में नए क्लॉज जुड़े गए। उसी वर्ष 104वां संशोधन भी आया है ना? हाँ, इसने दो महत्वपूर्ण काम किए। पहला, लोकसभा और विधानसभाओं में SC और ST समुदायों के लिए राजनीतिक आरक्षण को अगले 10 साल यानी 2030 तक बढ़ा दिया। लेकिन दूसरा, जो बहुत से लोगों को नहीं पता, इस संशोधन ने एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सदनों में जो मनोनयन या नॉमिनेशन का प्रावधान था, उसे समाप्त कर दिया। अच्छा, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है परीक्षा के लिए। बिल्कुल। फिर 2021 में 105वां संशोधन आया, जिसने राज्यों को अपनी अपनी OBC सूची तैयार करने की शक्ति वापस सौंप दी, जो पहले सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण छिन गई थी। और अंततः हम पहुंचते हैं 2023 के 106वें संशोधन पर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये एक युगांतरकारी कदम है। बिल्कुल, इसने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीटें आरक्षित कर दी हैं। और इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि SC और ST महिलाओं के लिए उसी कोटे के भीतर उपारक्षण होगा। ये कानून भारतीय राजनीति की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन इसे लागू होने की जो प्रक्रिया है, उस पर मेरी नजर गई। स्लाइड में दिया है कि कानून बन तो गया है, लेकिन यह परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के बाद ही लागू होगा। जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये शब्द बहुत परेशान करता है। आखिर परिसीमन का ये सिस्टम क्या है? चलिए इसे एक बहुत ही आसान पिज्जा पार्टी वाली उपमा से समझते हैं। पिज्जा पार्टी। मान लीजिए कि आप एक पिज्जा पार्टी आयोजित कर रहे हैं। 10 साल पहले जब पार्टी हुई थी तो 5 लोग थे और पिज्जा को 5 हिस्सों में बांटा गया था। ओके। अब 10 साल बाद लोग बढ़ गए हैं, कुछ नए शहर बस गए हैं, जनसंख्या का अनुपात बदल गया है। राइट। परिसीमन उसी पिज्जा को आज की जनसंख्या के हिसाब से फिर से वैज्ञानिक तरीके से बांटने की प्रक्रिया है। अच्छा। चूंकि महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करनी है, तो चुनाव आयोग को ये स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि ताज़ा जनसंख्या के आधार पर कुल सीटें कितनी बन रही हैं और उनमें से कौन सी विशिष्ट सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। समझ गए। इसीलिए इसे अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ दिया गया है, ताकि इसका लागू होना एकदम तार्किक और पारदर्शी हो। कमाल की उपमा है, पिज्जा के स्लाइस की तरह चुनाव क्षेत्रों को फिर से व्यवस्थित करना। बिल्कुल। तो ये थी 1951 से लेकर 2023 तक की वो शानदार यात्रा। अब चर्चा को समेटते हुए उन सभी के लिए जो ध्यान से नोट्स बना रहे हैं, इस पूरी चर्चा का एक त्वरित मास्टर रिकैप कर लेते हैं। बिल्कुल। परीक्षाओं के नजरिए से अगर आप अनुसूचियों का विकास समझ लें तो बहुत आसानी होगी। देखिए, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 8वीं अनुसूची भाषाओं की है, जिसमें 21 में 71वें और 92वें संशोधन के जरिए नई भाषाएं जुड़ी और संख्या 14 से बढ़कर 22 हो गई। और 9वीं अनुसूची भूमि सुधारों की तिजोरी थी, जो पहले संशोधन से आई। एग्जैक्टली। 10वीं अनुसूची दल बदल रोकने के लिए 52वें संशोधन से आई। 11वीं अनुसूची पंचायती राज के लिए 73वें से और 12वीं अनुसूची शहरी निकायों के लिए 74वें संशोधन से जोड़ी गई। एकदम सही। और हमारी प्रेजेंटेशन स्लाइड में एकदम मास्टर मैट्रिक्स भी दी गई है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शीर्ष 10 संशोधनों का ये ब्लूप्रिंट हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ, वो कौन कौन से हैं? पहला 7वां, 42वां, 44वां, 52वां, 61वां, 73वां और 74वां, 86वां,
101वां और 106वां संशोधन। आज के इस पूरी गहन चर्चा का निचोड़ ये है कि अनुच्छेद 368 का लचीलापन ही इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। और इसी बदलाव के संदर्भ में मैं आज इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। हमने देखा कि कैसे जमींदारी प्रथा खत्म करने से लेकर राज्यों के निर्माण और अब महिला आरक्षण तक संविधान ने खुद को बदला है। अब जबकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और डिजिटल डेटा क्रांति के युग में जी रहे हैं, जरा सोचिए आने वाले दशकों में हमारी डेटा प्राइवेसी या डिजिटल निजता को लेकर संविधान का अगला बड़ा संशोधन कैसा हो सकता है। वाओ! क्या हमें अपनी डिजिटल पहचान बचाने के लिए किसी नए मौलिक अधिकार की आवश्यकता पड़ने वाली है? ये सच में बहुत ही गहरा और भविष्य की ओर देखने वाला सवाल है। हर विद्यार्थी को इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि भविष्य का संविधान आखिर कैसा दिखेगा। बिल्कुल। खैर, आज के इस शानदार गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। एक बार फिर पॉइंट टू लर्न चैनल पर आने वाले आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का हृदय से स्वागत और धन्यवाद। धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये विश्लेषण आप सभी के लिए बेहद मूल्यवान साबित होगा। बिल्कुल होगा। अगर आपको ये गहन विश्लेषण पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। हाँ, अपने दोस्तों और सहपाठियों के ग्रुप्स में से शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की ऐसी ही बेहतरीन तैयारी और विश्लेषण से जुड़े रहने के लिए पॉइंट टू लर्न को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।